तो चलिए आज बात करते हैं लीडरशिप के कुछ ऐसे सिद्धांतों की जो किसी क्लासरूम में नहीं बल्कि सबसे मुश्किल और जानलेवा हालात में बने हैं। ये एक ऐसी कहानी है एक असाधारण लीडरशिप की जहां हर एक फैसला मतलब जिंदगी और मौत का सवाल था। और ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक बहुत ही हैरान कर देने वाले बयान से। डैडी, मैं एक रॉकस्टार बनना चाहता हूँ। ब्रिगेडियर नीलेश भनोट ने ये कहा था। सोचिए, कहाँ आर्मी और कहाँ रॉकस्टार। ये बात एकदम साफ कर देती है कि महान लीडर अक्सर उन रास्तों से आते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो ये सफर था एक ऐसे लड़के का जिसे पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, और फिर एक दिन पिता का एक थप्पड़ पड़ा और जिंदगी का रास्ता ही बदल गया, सीधा इंडियन मिलिट्री एकेडमी की तरफ। चलिए जानते हैं कि ये सब हुआ कैसे। आईआईटी की कोचिंग चल रही थी, पर मन था कि लगता ही नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा ही मजेदार और कह सकते हैं कि अनोखा जुगाड़ निकाला। अपने दोस्तों की एनडीए की एग्जाम फीस खुद भर दी। क्यों? ताकि वो लोग साथ में एग्जाम दें और ये उनकी नकल कर सकें। कमाल है ना? मतलब ये उनकी उस शुरुआती सोच को दिखाता है जो बाद में एक बहुत बड़ी और स्ट्रेटेजिक सोच में बदलने वाली थी। अब कहानी और भी मजेदार होती है। नेवी के इंटरव्यू में पहुंचे, वहां समंदर, पानी, मछलियों के लिए अपने प्यार पे इतना जबरदस्त भाषण दिया कि सुनने वाले भी इंप्रेस हो गए होंगे। और फिर भाषण के आखिर में कहते हैं, वैसे चश्मे की वजह से मैं नेवी तो ज्वाइन कर नहीं सकता, तो मैं आर्मी ही ज्वाइन कर लूंगा। बस ऐसे हुई इनकी आर्मी में एंट्री। आर्मी में तो आ गए, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब उनके सामने एक और बड़ी चुनौती थी। सिर्फ आर्मी में एक ऑफिसर बनकर रहना नहीं, बल्कि एलीट स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा बनना था। और ये रास्ता आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। पैरा एसएफ में जाने का जुनून था, लेकिन उनके कमांडिंग ऑफिसर ने सीधा मना कर दिया। फिर उन्हें परखने के लिए 40-40 किलोमीटर के मुश्किल स्पीड मार्च दिए गए। इसके बाद भी सबसे मजबूत जेसीओ कैडर के साथ उन्हें परखा गया, मतलब हर कदम पे टेस्ट। आखिरकार जब उनके सीओ का ट्रांसफर हो रहा था, तब जाकर उन्होंने एप्लीकेशन साइन की। इस पूरी कहानी से एक बात साफ होती है, व्यक्तिगत जवाबदेही और अपनी जगह बनाने का जुनून। स्पेशल फोर्सेस में कोई भी चीज आपको मिलती नहीं है, आपको उसे कमाना पड़ता है। ये जो मरून बेरेट और बलिदान बैज है ना, ये सिर्फ यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। ये वो दो चीजें हैं जो एक सैनिक खुद अपने पसीने और खून से कमाता है। ये टोपी नहीं है, ये एक प्रतीक है, साथ में सही गई मुश्किलों का, बलिदान का। और यही चीज दुनिया भर के इन खास सैनिकों के बीच एक ऐसा मजबूत अनकहा रिश्ता बनाती है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। और इसी अटूट बंधन और टीम की बात करें तो चलिए देखते हैं कि कैसे जब हालात एकदम जान पर बन आते हैं तो एक टीम के अंदर जबरदस्त एकता और वफादारी पैदा होती है। एक बहुत ही पावरफुल किस्सा है। एक ही दिन ब्रिगेडियर भनोट और उनके कोर्समेट सोही दोनों को अलग अलग घटनाओं में गोली लगी। दोनों श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल में थे। सोही की हालत ज्यादा खराब थी, तो भनोट ने खुद घायल होते हुए भी उन्हें अपना खून दिया और बाद में मजाक में क्या कहा कि ये मैंने इसलिए किया ताकि पूरी जिंदगी तुझ पर इसका एहसान जता सकूं। ये दिखाता है वो गहरा भाईचारा, अपनों की देखभाल करने का जज्बा, जिसमें थोड़ी हंसी मजाक की भी जगह थी। अब आते हैं उस खास लीडरशिप फिलॉसफी पर जिसने उनके सबसे खतरनाक मिशनों को दिशा दी, और ये फिलॉसफी है महत्वाकांक्षी कायर की योजना। महत्वाकांक्षी कायर सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। एक ऐसा लीडर जो मिशन की कामयाबी के लिए महत्वाकांक्षी तो है, लेकिन साथ ही अपनी टीम को बचाने की कायरतापूर्ण इच्छा की वजह से हर छोटी से छोटी गड़बड़ी के लिए पहले से प्लान बनाकर रखता है। मतलब एक सही किस्म का डर आपको और भी ज्यादा सावधान और बेहतर प्लानर बनाता है। और यही चीज टीम को बचाने और मिशन को कामयाब करने के लिए सबसे जरूरी है। और ये फिलॉसफी हवा में नहीं बनी। ये उन मिशनों से निकली है जहां जिंदगी और मौत का फासला बस कुछ सेकंड्स का होता है। चलिए एक ऐसे ही पल को देखते हैं जो बताएगा कि ये इतनी गहरी प्लानिंग क्यों जरूरी है। ये बात है कारगिल की। रात का अंधेरा और एक चिकनी चट्टान पर उनकी पकड़ छूट जाती है। पहले सेकंड में पकड़ छूटी, दूसरे सेकंड में उनका हेलमेट सिर से निकलकर नीचे खाई में जा गिरा। 30 सेकंड बीत गए, हेलमेट के गिरने की कोई आवाज नहीं, मतलब खाई बहुत गहरी थी। 40 सेकंड बाद हजारों फीट नीचे से एक हल्की सी टंग की आवाज आई। सोचिए जरा उस पल को, वो सिर्फ अपनी उंगलियों के सहारे लटके हुए थे और फिर उनके टीम के साथी ने उन्हें ऊपर खींचकर उनकी जान बचाई।
ये घटना बताती है कि जिंदगी और मौत में कितना कम फासला होता है और टीम का साथ क्या मायने रखता है। ऐसे हालात में डर लगना तो लाजमी है, तो सवाल उठता है कि एक लीडर अपने डर को कैसे काबू में रखता है, खासकर तब जब पूरी टीम की नजरें उसी पर टिकी हों। इसका सीधा सा जवाब है, आपके जवान आपको देख रहे हैं, आप जैसा करेंगे वो भी वैसा ही करेंगे, आप अपना डर दिखा ही नहीं सकते। एक लीडर पर लड़ाई के बीच में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और लीडरशिप की पूरी ट्रेनिंग ही इस बात पर होती है कि अपने डर पर कैसे काबू पाया जाए, क्योंकि अगर लीडर शांत है तो टीम का हौसला बना रहता है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण उनकी पहली लड़ाई का है। उस मुठभेड़ में उन्हें गोली लग गई थी, पर उन्हें एहसास तक नहीं हुआ। उन्हें बस अपनी पीठ पर पसीना महसूस हो रहा था और उन्हें इस बात पर शर्म आ रही थी कि कहीं ये डर का संकेत ना हो। सोचिए, उस वक्त गोली लगने के डर से ज्यादा इस बात का डर था कि कहीं कोई उन्हें डरा हुआ न समझ ले। तो इन सब बातों के बाद अब हम आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत पर। वो क्या चीज है जो एक लीडर की कामयाबी का असली पैमाना है, खासकर जब दांव पर जाने लगी हो। एक पैमाना है ये नंबर 37। ये उन दुश्मन लड़ाकों की संख्या है जिन्हें उनके नेतृत्व में हुए ऑपरेशंस में खत्म किया गया। और हाँ, ये एक बहुत बड़ी ऑपरेशनल कामयाबी है। लेकिन उनके लिए कामयाबी का असली पैमाना ये नंबर नहीं था। उनके लिए असली पैमाना था ये नंबर 0, 0। ये उन टीम मेंबर्स की संख्या है जो उनकी कमान में लड़ते हुए शहीद हुए, और ये उपलब्धि उनके लिए किसी भी मेडल, किसी भी गिनती से कहीं ज्यादा बढ़कर थी। तो बात साफ है, उनके लिए सफलता का मतलब अवार्ड्स या तारीफें नहीं थीं। उनके लिए कामयाबी का मतलब था एक लीडर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी को पूरा करना, अपनी टीम के हर एक साथी को सुरक्षित घर वापस लाना। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है कि असल में किसी के भी नेतृत्व का असली पैमाना क्या होना चाहिए।